हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का अब पहला चैप्टर जो हमारा चल रहा है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। इसी का हम लोग लेक्चर नंबर 3 करने वाले, ठीक है। इससे पिछला लेक्चर में हमने जो 2 लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। मतलब उससे दूसरा लेक्चर जो है उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम कुल मिला करके 7-8 प्रकार पढ़ चुके थे, ठीक है। उससे आगे आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हो सकता है 1 या 2 लेक्चर आएगा, यानी कि लेक्चर 4 या 5, उसमें ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आज भगवान गणेश की कृपा से इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो इससे पिछला लेक्चर में हमारा लगभग में 8 या 9, मतलब 8 या 9, 8 को हो गया था, ठीक है। रिएक्शन नंबर 8 तक हो गया था। आज हम लोग 9 से जानेंगे। 9 में हम लोग पढ़ते हैं अब विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो लिखिएगा सर आप लोग, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया अंग्रेजी में सर इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर एकल लगा है ना, इसका मतलब क्या हुआ एकल विस्थापन में, इसमें कोई एक तत्व जो रहेगा वो दूसरे तत्व को उसके खुद के यौगिक के विलयन से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा, अलग कर देगा, ठीक है। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। तो इसके परिभाषा में लिख सकते हैं कि जब एक तत्व, ठीक है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित मतलब अलग कर देना, ठीक है। विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया में जैसे आप उदाहरण देना चाहिएगा, तो इसमें देखिए करा जब एक तत्व, ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लिखे कि Fe+ में CuSO4, ठीक है। यानी करा जब एक तत्व, ये कोई तत्व हो गया, ठीक है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को, इसमें भी देखिए एक प्रकार का क्या है, यौगिक है, इसमें भी एक तत्व है कॉपर, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन क्या होगा कि ये जो Fe है ना, वो इस पूरे विलयन में से Cu को क्या करेगा, साइड कर देगा और इसका स्थान ये Fe ले लेगा। तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा FeSO4 प्लस में Cu। यानी कि जब एक तत्व क्या किया, दूसरे तत्व को उसके खुद के यौगिक से क्या किया, हटा दिया। यहाँ पर देखिए Fe जो था पहले सिंगल था, लेकिन बेचारा ये कॉपर सल्फेट में कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ साइड कर दिया और खुद इसके सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो ये आयरन जो है इसका स्थान ले लिया, ठीक है। तो ये आयरन सल्फेट हो गया, ठीक है। और प्लस में बेचारा ये कॉपर जो था ये अलग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल देना चाहिएगा आप, तो इसी के साथ अगर जिंक का प्लस CuSO4 लीजिए, ठीक है। इसमें भी ये एक तत्व हो गया, ठीक है, और ये पूरा यौगिक है कॉपर सल्फेट। तो ये तत्व क्या करेगा, जिंक इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को भगा देगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका बन जाएगा ZnSO4 प्लस में सर ये लास्ट में बच जाएगा कॉपर, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, या इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलिए, ठीक है। दोनों एक ही बात है। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया पर। द्विविस्थापन के नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें दो क्या होगा, विस्थापित होगा, दो चीज विस्थापित होगा। तो इसके लिखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन
द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसको अंग्रेजी में सर डबल डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर बोलते हैं, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया से स्पष्ट है कि इसमें क्या होगा, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेगा, ठीक है, और दो नए यौगिक का निर्माण कर देगा, तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा, तो सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा में क्या लिखिएगा, तो इसमें परिभाषा में लिखिएगा कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली जब दो यौगिक क्या करेगा, अपने आयनों की अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण करेगा, करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। जब दो यौगिक क्या करेगा, अपने आयनों की अदला बदली कर लेगा और दो नया यौगिक का निर्माण कर देगा आपका, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में सर देना चाहिएगा तो क्या दीजिएगा, एग्जाम्पल में जैसे देना चाहिएगा तो एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हैं, चूंकि इसमें जैसे आप दे सकते हैं AgNO3, जैसे में AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, तो ये आपका क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पर Ag हो गया, ठीक है, और ये NO3 हो गया, ये अलग अलग दो है, ठीक है। इसी प्रकार Na हो गया और Cl हो गया, तो इसमें दो यौगिक है, ये पूरा यौगिक ये है, ये पूरा यौगिक ये है, तो दोनों यौगिक क्या करेगा, अपने आयन का अदला बदली कर लेगा। जैसे Ag जो है ये किसके साथ लग जाएगा, Cl के साथ, तो आपका हो जाएगा AgCl प्लस NO3 जो है पूरा ये आपका Na के साथ आ जाएगा, तो NaNO3 हो जाएगा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये दोनों को जब अभिक्रिया करवाए तो सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट बन गया, यानी दो यौगिक है, ये क्या किया, अपने आयनों की अदला बदली कर लिया, ठीक है, और अदला बदली करने के बाद ये आपका यहाँ नया यौगिक बना दिया, ठीक है। चूंकि यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, लेकिन यहाँ पर क्या बना है, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया, ये दो अलग अलग यौगिक है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब दो यौगिक क्या करेगा, अपने आयन का अदला बदली कर लेगा और दो नया यौगिक का आपका निर्माण कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए, इसमें अगर आप और उदाहरण देना चाहे तो आप क्या दे सकते हैं सर, तो आप जैसे इसमें लिखना चाहिएगा, तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और प्लस अगर सर आपका BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, ये दो अलग अलग यौगिक है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा सर, तो आपका बन जाएगा Ba2SO4 अब प्लस में आपका क्या बन जाएगा, तो प्लस सर NaCl बन जाएगा, ठीक है, NaCl यानी सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है, ये दोनों आपस में अपने आयन का अदला बदली करके क्या बना दिया, तो बेरियम सल्फेट और प्लस में सोडियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। उम्मीद है कि एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक नई अभिक्रिया की ओर, जैसे 11 नंबर उसको बोलते हैं सर उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया मोस्ट VVI है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलिएगा तो न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन RACT और ऊपर में N दे दीजिए, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, तो सर अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके और लवण एवं क्या बना देगा, जल बना देगा, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करेगा, अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बना देगा, तो उसको बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके परिभाषा में आप लिखिएगा तो लिख सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार आपस में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार आपस में संयोग कर या आपस में अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, कोमा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। या सर इसी में दूसरा परिभाषा आप अगर लिखना चाहिएगा उदासीनीकरण का, तो आप ये लिख सकते हैं कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के साथ होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। या इसके दूसरा परिभाषा में आप क्या लिख सकते हैं, और दूसरा परिभाषा में तो जब द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल एवं क्षार के साथ होता है, जब द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल एवं क्षार के साथ होता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। जब क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, चूंकि देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में तो दो यौगिक अपने आयन की अदला बदली करता था, तो इसमें भी अगर अम्ल और क्षार दो यौगिक की जगह आ जाएगा तो उसमें भी लवण और जल ही बनाएगा, ठीक है। इसके में सर एग्जाम्पल आप इसमें देना चाहिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया में, तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि अम्ल और क्षार कर रहा है, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक, सर क्षारक कर लीजिएगा, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, ठीक है, क्षारे रहने दीजिए, ठीक है, अम्ल एवं क्षार। तो इसके एग्जाम्पल में सर लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा, तो एक अम्ल लीजिए, जैसे आप लिए पहला में अम्ल HCl, ठीक है, और प्लस में HCl के बाद अगर आप क्षारक लेना चाहे तो Na अगर OH लिए, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये इधर बनेगा क्या, चूंकि HCl क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, क्षारक है, ठीक है, अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल, लवण क्या बन जाएगा, तो आपका ये कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया, ये अम्ल है और ये क्षारक है, तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया किया, क्या बना दिया, तो NaCl और प्लस में H2, ये आपका लवण बन गया, ये आपका जल बन गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर दूसरा आप लेना चाहे तो KCl या H2SO4 और प्लस में KOH, ये भी अम्ल है और ये क्षार है, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका बन जाएगा K2SO4, ठीक है, और प्लस में H2O, K2SO4 और प्लस में H2O, ठीक है। और कोई अम्ल लीजिए, अम्ल और क्षारक का उदाहरण लीजिए, जैसे में आप और क्या ले सकते हैं,
या देखिए कोई भी अभिक्रिया करते हैं या मतलब उसका जब परिभाषा लिखते हैं तो उसमें कम से कम 2 एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा तो भी सही और नहीं लिखिएगा तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 2 आपका उसमें एग्जाम्पल देना परम आवश्यक है, ठीक है। तो ये हमारा 9, 10, 3 अभिक्रिया। उम्मीद है कि विस्थापन, विस्थापन और ये उदासीनीकरण आप और आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए इससे आगे चलते हैं, तब तक इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद उपचयन, अपचयन, ये सब चीज देखते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए सर, अब हम लोग जो है ना अगला केमिकल रिएक्शन पर चलते हैं। 12 नंबर में हमारा ऑक्सीकरण, ठीक है, या उसी को बोलते हैं उपचयन। उपचयन सर, ठीक है, उपचयन, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। इसको अंग्रेजी में अंग्रेजी में बोलना चाहिएगा तो ऑक्सीडेशन सर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, उपचयन किसको बोलते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, तो ऑक्सीजन का योग होगा, मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन का आपका क्या होगा, ह्रास होगा, हाइड्रोजन आपका कमेगा। तो उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब योग, तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का ह्रास मतलब सर कमी हो, कोमा, उसे उपचयन कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन आपका कम हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में आप लिखना चाहिएगा, तो जैसे पहला एग्जाम्पल में सर Mg+O2, ठीक है, Mg+O2 यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, तो MgO। अच्छा, इसमें आप देखिए मैग्नीशियम में क्या इस साइड अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन बढ़ गया है कि नहीं, जुड़ गया है। पहले इधर मैग्नीशियम अकेले था, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया के बाद आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो किसका अपचयन हुआ, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वही उसी का अपचयन होगा, ठीक है, या जिसमें हाइड्रोजन कमेगा। तो यहाँ पर Mg है, Mg के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ा है, तो पूछा जाएगा Mg+O2, इस तरह की अभिक्रिया में किसका आपका उपचयन हो गया। तो चूंकि Mg के साथ इस साइड ऑक्सीजन बढ़ गया तो सर Mg का हो गया उपचयन, Mg का उपचयन हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अगर Zn+O2 तो ZnO हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसका आपका उपचयन हुआ, तो इसमें जिंक का, ठीक है, Zn का उपचयन, ठीक है, का। उसके बाद और अगर एग्जाम्पल देना चाहिएगा तो H2+O2 दे दीजिए, H2 प्लस आपका O2, SO2 बन जाएगा, जिसमें किसका उपचयन हुआ, तो इसमें आपका S2 का क्या हो गया, उपचयन, ठीक है। चौथा देना चाहिएगा, जैसे कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन दोनों जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन गया, यहाँ पर H+O2 कर लीजिएगा, ठीक है सर। C+O2 की जगह CO2, तो इसमें किसका उपचयन, तो कार्बन का, C का उपचयन, चूंकि कार्बन के साथ ही क्या हुआ, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद और अगर कुछ देना चाहिएगा एग्जाम्पल में तो और क्या दे सकते हैं, जैसे H2+O2 दे दीजिए, H2+O2, H2O हो गया, इसमें हाइड्रोजन यानी H2 का क्या हो गया, उपचयन हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो आपका हो गया ऑक्सीजन की वृद्धि वाला, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है।
ऑक्सीजन की वृद्धि। इस पांच को जो एग्जाम्पल लिए हैं इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन सर बढ़ गया है, ठीक है। अब एक आध को ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन आपका कमेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि होना चाहिए और हाइड्रोजन का कमी होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन की कमी वाला छठा में क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, सोच करके देखिए। एक सेकेंड आप रुक जाइए, ठीक है। आप हमको थोड़ा पानी पीने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इतना ने गर्मी यहाँ पर लगता है ना कि क्या ही बताएं। तब तक आप इसको सोचिए, ठीक है। चलिए सर, अब इसके एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हैं, जैसे देखिए हाइड्रोजन की कमी वाला लीजिएगा आप एग्जाम्पल, तो NH3, ठीक है, NH3 या प्लस में ऑक्सीजन लीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा सर, N2, ठीक है, N2 और प्लस में H2O, ठीक है। यहाँ पर देखिए NH3 यानी कि जो अमोनिया है, अमोनिया और ऑक्सीजन के साथ करवाए तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो हाइड्रोजन की कमी हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन NH3 में से हाइड्रोजन इधर गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर किसका उपचयन हुआ है, तो NH3 का उपचयन। अच्छा, इसमें उपचयन क्यों हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देना चाहिएगा तो आप दे सकते हैं, जैसे सर जैसे आप देना चाहिएगा तो अमोनिया हो गया, अमोनिया ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस में क्लोरीन, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस में Cl2, तो ये आपका हो जाएगा HCl प्लस में S, ठीक है, Cl2 यहाँ लगेगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड और प्लस में क्लोरीन ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, HCl प्लस में सल्फाइड। तो यहाँ पर H2S का क्या हो गया, उपचयन, H2S का उपचयन, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा हो गया उपचयन, ठीक है। और ये VVI लगा लीजिएगा सर, जितना भी अभिक्रिया है इस सब में से कुछ न कुछ अभिक्रिया पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो 13 नंबर में आप आ जाइए, सर अपचयन। अपचयन इसी को बोलते हैं अवकरण, और इसी को बोलते हैं हम लोग रिडक्शन, ठीक है, इंग्लिश में रिडक्शन। देखिए उपचयन का उल्टा होगा अपचयन, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का योग होता था तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो इसके परिभाषा में आप लिखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन का ह्रास, कोष्ठ में कमी लिख लीजिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा, तथा हाइड्रोजन की वृद्धि माने योग, तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो, कोमा उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके अगर एग्जाम्पल में आप लिखना चाहिएगा तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि कह रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, ठीक है, और आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो जैसे H2 प्लस में I2, ठीक है, तो ये आपका HI बनेगा, ठीक है।
H2 प्लस में I2 है सर। इसमें देखिए हाइड्रोजन का योग हो गया है कि नहीं, हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ गया है इसके साथ, तो इसमें H2 का क्या हो गया, सॉरी I2 का अपचयन हुआ है, ठीक है, क्योंकि I2 के साथ ही ना जुड़ा है, ठीक है। दूसरा में H2 प्लस में O2, तो H2O हुआ। देखिए H2 प्लस O2, अगर इसमें हाइड्रोजन का बात करेंगे तो इसका उपचयन हुआ है, ठीक है, और अपचयन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है, ठीक है। तो O2 का क्या हो गया, अपचयन। और एग्जाम्पल लेना चाहिएगा, और क्या लिख सकते हैं, जैसे Mg प्लस O2, इसमें अगर MgO हुआ है तो Mg का तो उपचयन हुआ, लेकिन O2 का क्या हो गया, O2 का अपचयन, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल लेना चाहिएगा तो क्या ले सकते हैं आप, चौथा एग्जाम्पल में आप जैसे CuO प्लस में, CuO प्लस में H2, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इधर Cu प्लस में H2O हो जाएगा, यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस अगर मिलाते हैं, कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है और इस साइड सिर्फ कॉपर बचा है, यानी ऑक्सीजन आपका घट गया है, ठीक है। तो इसे पूछा गया किसका अपचयन हुआ, तो चूंकि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास, तो CuO का अपचयन, CuO का अपचयन, ठीक है। और एक आध गो एग्जाम्पल सोचिए, ठीक है, और एक आध गो एग्जाम्पल सोच करके देखिए। ये सब आपका हाइड्रोजन का वृद्धि वाला, H की वृद्धि वाला हुआ, ठीक है, और ये जो हुआ आपका ऑक्सीजन की कमी वाला, ये वाला ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, वो की कमी वो तो है ये, ठीक है। तो इतना एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब उपचयन हो गया और अपचयन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे कि उपचायक किसको बोलते हैं, अपचायक किसको बोलते हैं, तब तक इसको लिख लीजिए, ठीक है, तब तक इसको मिटाते हैं। चलिए सर, उसके बाद आप लोग लिखिएगा इससे आगे कि उपचायक किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपचायक किसको बोलते हैं। उपचयन अभिक्रिया जस्ट अभी पढ़े हैं, तो आप लिखिएगा, इस मार्कर में थोड़ा कम है, ठीक है, रुक जाइए एक सेकेंड, लिख लीजिएगा उपचायक, ठीक है, उपचायक, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखिए, तो उपचायक किसको बोलेंगे, तो वे पदार्थ जिसके कारण हमारा क्या होगा, उपचयन का अभिक्रिया संपन्न होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे उपचायक। तो लिखिएगा, वे पदार्थ जिनके कारण उपचयन की अभिक्रिया होती है, उसे उपचायक कहते हैं, ठीक है, उपचायक कहते हैं, यो है, ठीक है, उपचायक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप जिसे लिखिएगा Mg प्लस में O2, सर मैग्नीशियम और प्लस में ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाया, लेकिन इसमें उपचायक का काम कौन करेगा। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के कारण ही आपका क्या हो गया, उपचयन का अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उपचायक क्या हो जाएगा, उपचायक तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, O2 है, ठीक है।
उपचायक का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद अच्छा, जितना भी आपका अधातु रहता है, ठीक है, उस सब के सब क्या है? उपचायक है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। जितना भी आपका क्या होता है, जितना भी अधातु है ना, वो आपका क्या है? उपचायक है, ठीक है। एगो चीज को छोड़ करके, तो ये भी चीज लिखिएगा कि सभी अधातु उपचायक होते हैं, उपचायक होते हैं। अपवाद में लिख लीजिएगा, अपवाद में एक कार्बन है जो अधातु होते हुए क्या है? उपचायक नहीं है, ठीक है। ये आपका उपचायक हो गया। उसके बाद अपचायक लिखिएगा सर, अपचायक। अपचायक को अंग्रेजी में बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वे पदार्थ, ठीक है, इसका परिभाषा लिखिएगा, वे पदार्थ जो या जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है, वे पदार्थ जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है, क्या कहलाता है? अपचायक। अपचायक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल में लिखिएगा CuO प्लस में H2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा Cu प्लस में H2O, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के क्या बनाया? कॉपर और जल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का क्या हो गया? कमी हो गया, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का कमी हो गया, यानी कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन इस साइड घट गया, यानी CuO का क्या हो गया? इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया। ऑक्सीजन का ह्रास जिसमें होता है वो अपचयन होता है, तो CuO का अपचयन हुआ। लेकिन किसके कारण हुआ? तो इस H2 के कारण ही हुआ है, ठीक है। H2 में ही जाकर के ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया है। तो यहाँ लिखिएगा H2 का अपचायक जो है, अपचायक वो आपका कौन है? H2 है, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखिएगा इससे आगे, लिखिएगा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उपचायक एवं अपचायक दोनों का काम करते हैं। जैसे में SO2 हो गया सर, NH3 हो गया, O3 हो गया, ठीक है, ETC। ये सब ऐसा पदार्थ है जो आपका क्या करेगा? उपचायक और अपचायक आपका दोनों का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद एक और अभिक्रिया है, ठीक है, उसको चलिए पढ़ते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। सब स्टार देकर लिखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए ऐसा कुछ अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें अपचयन और उपचयन आपका दोनों होगा, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से
संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन और अपचयन इसको संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे, तो सर आपका रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे में इसमें आप एग्जाम्पल लेना चाहिएगा तो ध्यान से देखिएगा कि CuO कॉपर ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 दोनों को मिलाइएगा तो आपका बन जाएगा Cu और प्लस में H2O। ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, CuO में ऑक्सीजन का कमी हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो गया, कमी हो गया। CuO से ये बन गया है क्या चीज, Cu। तो इस साइड ऑक्सीजन जुड़ा था और इस साइड ऑक्सीजन कम गया, तो ऑक्सीजन कम गया तो कौन सा अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन कमता है तो उसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है, तो CuO का क्या हो गया है, अपचयन। लेकिन H2 है यहाँ पर, H2 के साथ इधर ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, जुड़ गया। H2 के साथ आपका ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए जुड़ गया, H2 था इधर, इधर H2O हो गया, तो इसका हो गया उपचयन। उपचयन, ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ, उपचयन और अपचयन दोनों हुआ, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स। ठीक है, दूसरा अभिक्रिया अगर लेना चाहिएगा तो क्या ले सकते हैं, तो सर ZnO प्लस में C। ठीक है, ये करके देखिए, ZnO थोड़ा सा नीचे कीजिए इसको, ZnO प्लस में C, तो क्या बनेगा ये, तो Zn प्लस में CO2। ठीक है, तो ZnO का क्या हो गया सर, ZnO से Zn हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो अपचयन हुआ, अपचयन। ठीक, कार्बन था इधर, कार्बन से CO2 गैस बन गया, यानी इसका उपचयन हुआ। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक के साथ होता है। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद है कि उपचायक, अपचायक, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया मोस्ट भी आया। ठीक है, ये आप मान लीजिएगा, ये कैमरा नंबर का हमारा रिएक्शन था, शायद 13 था ये। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे संक्षारण यानी कोरोजन पर, उसके बाद विकृत गंधिता। ठीक है, उसके बाद हमारा लेक्चर आज के क्लास में यहीं तक खत्म हो जाएगा, और अगला क्लास में हो सकता है 1 या 2 लेक्चर आएगा और चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। ठीक है, तब तक इसको छाप लीजिए। चलिए सर, अब इससे आगे हम लोग नए टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है संक्षारण। ठीक है, गांव घर में देखते होंगे, गांव घर में भी कि कहीं भी धातु की जो वस्तु रहती है, ठीक है, उस पर जंग लग जाता है। ठीक है, और जो जंग लगता है वो कैसे लगता है, तो जैसे आप उसमें किसी धातु को नमी दे दिए, ठीक है, वायु में खुला छोड़ दिए, पानी नमक दे दिए, ठीक है, मतलब नमकीन पानी उस पर दीजिएगा तो वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, जंग का प्रक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो धातु होता है ना, वो वायु, नमी और जल, ये सब चीज़ लेकर के क्या करता है, खुद को संचारित कर लेता है, मतलब संचारित कर लेता है। ठीक है, तो आइए इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं संक्षारण से। संक्षारण आज इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोजन। इसका परिभाषा आप देना चाहिएगा तो कैसे दीजिएगा, तो लिखिएगा सर इसमें कि लिखिएगा धातुएं वायु, नमी या जल से धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर, सॉरी यहाँ पर जल ही दीजिएगा। ठीक है, धातुएं वायु, नमी या जल से अभिक्रिया कर कुछ अवांछनीय, ठीक है, अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करते हैं।
इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को संक्षारण, ठीक है, कहते हैं। जब क्या होगा, धातु वायु नमी आम्ल से अभिक्रिया कर, जल, जल लिखा है, ठीक है। यहाँ पर एक बार कंफर्म करने दीजिए जल होगा कि अम्ल होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार अम्ल लिख लीजिएगा, अम्ल होगा, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, धातुएं वायु नमी आम्ल से अभिक्रिया करके और आपका कुछ अवांछनीय पदार्थ का निर्माण कर लेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे हम लोग संक्षारण, ठीक है। जैसे इसमें जैसे सर लिखना चाहिएगा, तो लोहे की वस्तु या लोहे पर जंग लगना, ठीक है। लोहा पर जंग लगता है, उसके बाद चांदी पर जंग लगता है, ये सब क्या हो गया, संक्षारण का ही उदाहरण है, ठीक है। और जब वस्तु संक्षारित होगा, लोहा पर जंग लगेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पहले तो लोहा का वजन बढ़ जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा, ठीक है। इससे जंग लगने से क्या होता है, धातु का उम्र कम होता है। अगर वो चलना चाहेगा, मतलब उसका जीवन आयु अगर 100 वर्ष है, ठीक है, तो संक्षारित होने के बाद बहुत थोड़े वर्ष ही चल करके वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो संक्षारण हो गया। और इसमें लिख लिया लोहे पर जंग, लोहे पर या लोहे की वस्तु पर, लोहे की वस्तु पर जंग से बचाने के लिए, लोहे की वस्तु को लिख लीजिए, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक। चलिए, ये तो हमारा हो गया संक्षारण, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं विकृत गंधिता पर, ठीक है। विकृत गंधिता किसको बोलते हैं, तो घर में देखिएगा, दाल को आप गर्मी महीना में एक दिन छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, महकने लगता है, ठीक है। तो वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में क्या होगा, उपचयन की अभिक्रिया के कारण उसमें और रुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। तो लिखिएगा विकृत गंधिता, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सर रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी। इसका परिभाषा लिखिएगा कि वसा तथा तेल से बने वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण, उपचयन की क्रिया के कारण, उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है। क्या होगा, तो वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ जो भी रहेगा, ठीक है, उसमें उपचयन की क्रिया के कारण क्या होता है, तो अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे जो पदार्थ होता है वो महकने लगता है, ठीक है, वो आपको खाने योग्य नहीं बचता है, ठीक है। अच्छा, विकृत गंधिता से हम लोग आप इसको बचा कैसे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि विकृत गंधिता से बचने के उपाय। पहला हो गया
वस्तु को प्रकाश से दूर रखकर, ठीक है, प्रकाश से दूर रखकर दूसरा हो गया वस्तु को प्रकाश से दूर रखकर, उसके बाद फ्रीज में रखकर, ठीक है। तीसरा हो गया प्रति उपचायकों द्वारा, प्रति उपचायकों द्वारा। एक चीज सर लिख लीजिएगा कि विकृत गंधिता को जब हम लोग रोकते हैं, ठीक है, उसको रोकने के लिए उपाय करते हैं प्रति उपचायक में। तो प्रति उपचायक में हम लोग BHA और BHT लिखिएगा प्रति उपचायक के रूप में। प्रति उपचायक के रूप में BHA और BHT का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक चीज और लिख लीजिएगा कि नाइट्रोजन सॉरी, ये हमारा चिप्स का जो थैली रहता है, ठीक है, उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा कि चिप्स की थैली में, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस रहता है, ठीक है। वो जो है बहुत जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है चिप्स जो है लंबे समय तक उसका जो कुरकुरापन है, ठीक है, वो बना रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सर BHA और BHT का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्योंकि पूछ देता है, ठीक है। BHA का होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। और एक आपका है BHT, BHT सर, BHT का होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ठीक है, लिख लीजिएगा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, TOLUEN टोल्यून, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रहने देते, ठीक है। इससे अगला लेक्चर में हमको लग रहा है एक लेक्चर में आपका पूरा का पूरा ये दहन आप शायद बाकी है, ठीक है, वो दहन, और उसके बाद आपका जो ये है क्या बोलते हैं इसको, ज्वाला के क्षेत्र है, ठीक है, दहन हो गया, ज्वाला के क्षेत्र हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक है, ये सब बचा है, वो अगले लेक्चर में हम लोग आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। और 5वां लेक्चर में हो सकता है आपका इसका पूरा क्वेश्चन आंसर जो भी है वो सबका निचोड़ आ जाएगा और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम पहले ही बता दिए थे चैप्टर शुरू होने से पहले ही कि ये चैप्टर क्या है, बहुत छोटा है। जिस तरह फिजिक्स में पहला चैप्टर खत्म करने में हमको 16 लेक्चर लग गया, वो भी 1-1 घंटा का वीडियो में, और इसमें हमको 4 ही लेक्चर लगाए, ठीक है, ये चैप्टर खत्म करने में। तो ये हल्का चैप्टर है, ठीक है, और लेकिन इससे परिभाषा बहुत सारा पूछता है, ठीक है। जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा बताए हैं वो सब आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब मोस्ट VVI है, इस चैप्टर में ये सब पूछता है, ठीक है। तो आज के क्लास में आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 क्या हो गया, लेक्चर नंबर 3 खत्म हुआ। अब हम लोग लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए RK MS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। धन्यवाद। Believe me.